हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज आपके जितने भी 2025 में बिहार बोर्ड में आप जो है कि एग्रीकल्चर से अगर अपने एग्जामिनेशंस को देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एमसीक्यू सीरीज तो आया था, लेकिन ये पहली बार है जो कि सब्जेक्टिव सीरीज आपके लिए हम लोग लेके आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आपको जो है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे दोस्तों एक एक करके। इसके लिए मैं बता दूं कि बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के द्वारा आप लोगों को एग्जामिनेशंस के पहले तक आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपके जो है कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू दिए जाएंगे। जितने भी मॉडल सेट हैं वो सारी मॉडल सेट को आपको दिया जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं दिए जाएंगे, आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अब सब्जेक्टिव का भी यहाँ पे वीडियोस मिलेगा, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको अपने एग्जामिनेशंस में, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग बताएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि जो है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इस एग्जामिनेशंस को देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और सबको मदद हो पाए कि कैसे आपको जो है कि आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि मूंगफली की बुआई का समय क्या है, ये क्वेश्चन आपका है। ये 2023 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम लोग बताएंगे कि अगर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि मूंगफली की बुआई का समय जो है, ठीक है, वो क्या है। तो देखिए आंसर में आपको कैसे लिखना है, आंसर एक सीक्वेंस से आप लिखेंगे। आंसर में है मूंगफली की बुआई हम लोग खरीफ मौसम में करते हैं। इसकी 2 प्रजाति है, पहला क्या है, पहली गुच्छेदार, और दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी जो है वो फैलने वाली। ये दोनों वेराइटी जो होती है ये मूंगफली की, इन दोनों वेराइटीज को, प्रभेद को वेराइटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों वेराइटीज को हम लोग कब, 15 जून से 10 जुलाई के बीच में, ठीक है, 15 जून से 10 जुलाई के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है कि बुआई कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले हम लोग तो तोरी या सरसों के उपयोग को लिखें। तोरी या सरसों जो होता है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में हमें बात करना है यहाँ पे, और इसी के बारे में हमें चर्चा करना है और लिखना है इसके उपयोग के बारे में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके उपयोग के बारे में लिखेंगे कि तोरी का क्या उपयोग है, सरसों का क्या उपयोग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। आंसर इसका क्या होगा, तोरी या सरसों का उपयोग जो है वो हम लोग बहुत से काम में करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग हम लोग भोजन पकाने वाले तेल के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो है जलाने में करते हैं, ठीक है, मालिश में करते हैं। इसके बीज का जो उपयोग है वो हम लोग किस में करते हैं, मसाले के रूप में। आप देखे होंगे अगर आप मछली बनाते हैं तो उसमें मसाले के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और अचार जब आप बनाते हैं तो अचार में भी इसका जो है कि इसके तेल का और इसके बीज का दोनों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है दोस्तों। और उसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं। तथा रसम बनाने के लिए इसके उपयोग में हम लोग लाते हैं। तो इसको क्या है, एक सीक्वेंस में हमने लिखा। उसने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तोरी या सरसों का क्या क्या हमें उपयोग बताएं। तो हमने लिखा तोरी या सरसों का जो उपयोग है हम लोग अनेक काम में करते हैं, बहुत से काम में करते हैं। आप जो है कि वर्ड को चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य उपयोग हम लोग भोजन पकाने वाले तेल के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जलाने में, मालिश में, इसके बीज का उपयोग मसाले के रूप में, अचार में, तथा रसम बनाने के लिए उपयोग में हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें क्या होगा, नंबर जो है वो अच्छे प्रकार से मिल पाएगा। और जितना हो सके आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपने लैंग्वेज में, ठीक है, अपने लैंग्वेज में आंसर को आप लोग राइट करेंगे, ठीक है, आंसर को लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा जो है अभी हिंदी मीडियम के लिए है। अगर आप कमेंट करते हैं इंग्लिश के बच्चे अगर होंगे, इंग्लिश मीडियम में जिन्हें एग्जाम देना होगा, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की एकमात्र ऑफलाइन संस्था है जो कि आपको जो है कि ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऑफलाइन अगर एग्रीकल्चर की आप क्लास करना चाहते हैं, वो बोर्ड्स के लिए हो, या अगर आप जो है कि बीसीईसी, आईसीआर और सीयूटी के एंट्रेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चे
इस साल बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जैसा ही आपका एग्जाम खत्म होगा 15 तारीख से हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बीसीईसी का क्रैश कोर्स। बीसीईसी में आप अच्छे नंबर पाए, ठीक है, और आपको जो है कि जो भी आप यूनिवर्सिटीज चाहें उन यूनिवर्सिटीज में आप जो है कि एडमिशन पाए, इसके लिए हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप पटना में आइए और यहाँ पे आपको जो है कि ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। आइए अभी आपके बोर्ड्स को देखते हैं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है 2023 का कि गन्ना के 2 किस्मों को लिखे। गन्ना की जो 2 किस्म है वो कौन सी है उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों आंसर हमने क्या टाइप किया है यहाँ पे कि गन्ना की 2 किस्म निम्नलिखित हैं जो कि इस प्रकार हैं। ये एक आंसर राइटिंग का तरीका है, ठीक है। आप जो है कि इसको क्या करेंगे, एक बार पहले आप जो कि एक सेंटेंस मेक करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे और जो किस्म है उस किस्म को क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या किया, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ 2 किस्म का नाम लिख देंगे तो उससे आपको यहाँ पे 2 नंबर नहीं मिलेगा। अब 2 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक सेंटेंस मेक करना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा और उसी सेंटेंस के बेसिस पे आप जो है कि इसको अच्छे तरीके से सजा के लिखेंगे। तो हमने लिखा कि गन्ना की 2 किस्म निम्नलिखित है जो कि इस प्रकार से हैं। पहला क्या है, अगेती किस्म। हम गन्ना की अगेती किस्म के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि है BO 120 और 130। ये क्या है, ये गन्ना की अगेती किस्म है, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गन्ना की जो अगेती किस्म है जिसकी बुआई हम लोग कब करते हैं, इसकी बुआई हम लोग मध्य नवंबर में करते हैं, ठीक है। जो भी अगेती किस्म हम लोग गन्ना की लेते हैं इसकी बुआई हम लोग कब करते हैं, मध्य नवंबर में कर लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें थोड़ा सा हमने और इसको इलिब्रेट किया है, बढ़ाया है और इसमें क्या लिखा है, मध्यम किस्म। इसकी एक और वैरायटी लिख दी है, ठीक है, COP 9206, ठीक है। ये भी एक वैरायटी है और ये वैरायटी जो है ये क्या है, यह ये गन्ना है, ठीक है। यह गन्ना की मध्यकालीन किस्म है जिसकी बुआई हम लोग जनवरी में करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए ऐसे जब सीक्वेंस बनाएंगे आप और अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है कि समझ में आएगा और जो टीचर है वो भी यहाँ पे जो है आपको जो मार्क्स होगा वो अच्छे प्रकार से देगा। हमने क्या लिखा कि गन्ना की 2 किस्म निम्नलिखित है जो कि इस प्रकार से हैं। पहली अगेती किस्म, अगेती किस्म में मैंने 2 वेराइटी का नाम लिखा, BO 120 और 130। दूसरी है यहाँ पे जब ये वैरायटी हमने लिखा तो इस वैरायटी के बारे में भी थोड़ा सा लिखा, यह गन्ना की अगेती किस्म है जिसकी बुआई हम मध्य नवंबर में करते हैं, ठीक है। देखिए अपने सेंटेंस में लिखना है, थोड़ा भी इसमें आपको जो है कि किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है। आप जितने अच्छे तरीके से, जितने सरल तरीके से लिखेंगे आपको उतना ही बेहतरीन नंबर यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं इसके बाद हमने लिखा कि मध्यम किस्म, दूसरी वेराइटी आपकी जो है कि COP 9206 है और यह गन्ना की जो है वो मध्यकालीन किस्म है जिसकी बुआई हम लोग जनवरी में करते हैं। हमने उसने 2 यहाँ पे क्या पूछा था, किस्मों के नाम पूछे थे, 2 किस्म बताएं और 2 किस्म के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे दी। यहाँ पे हमारा फॉर श्योर 2 नंबर क्या होता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि सितंबर अरहर की 2 किस्मों के नाम लिखे। यहाँ पे ये दिया है कि सितंबर अरहर की 2 किस्म। हमने लिखा सितंबर अरहर की 2 किस्में, पहला है पूसा 9 और दूसरा है शरद, ठीक है। ये 2 किस्म हैं, किसकी हैं, ये सितंबर अरहर की है, जिस अरहर की बुआई हम लोग सितंबर में करते हैं, ठीक है। सितंबर अरहर की ये क्या है, किस्म है हमारी। यह किस्म आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहती है। आकस्मिक फसल, ठीक है, मेन फसल के खराब हो जाने के बाद, ठीक है, जिसे हम लोग बीच में ले सकते हैं, आकस्मिक फसल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ 2 किस्मों का नाम लिख के छोड़ देंगे तो हमें जो है कि पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है मिनिमम 50 वर्ड में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका बहुफसलीकरण क्या है। तो बहुफसलीकरण की अगर बात हम लोग कर ले, बहुफसलीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। अगर आपको पता है कि बहुफसलीकरण क्या है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग बताएंगे कैसे आपको लिखना है। क्या मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग करते क्या है। देखिए बहुफसलीय प्रणाली एक कृषि पद्धति है
जिसमें एक ही खेत में एक वर्ष के भीतर 2 या उससे अधिक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। यह प्रणाली किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने और भूमि के उपयोग को अधिकतम करने में मदद करती है। इसके तहत फसल एक साथ वैकल्पिक रूप से या समयानुसार उगाई जाती है। देखिए इसमें क्या है कि जो वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, ये एक एग्रीकल्चर पैटर्न है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक ही खेत में, ठीक है, एक वर्ष के भीतर अलग अलग फसल को उगाते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग फसल जब हम उगाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे किसानों को लाभ होता है। अलग अलग जब फसल उगाएंगे तो हमारी जो मृदा है, ठीक है, हमारी जो भूमि है, ठीक है, इस भूमि का अच्छे से हम उपयोग कर पाते हैं और उसकी जो उर्वरकता है उसको भी बरकरार रखने में ये मदद करती है। और इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, एक समय फिक्स होता है, जैसे रबी सीजन, जब मौसम के हिसाब से हम करते हैं खेती, ठीक है, तो उसमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि मौसम के अनुसार जो खेती होती है वो एक साल में तीनों मौसम में अलग अलग खेती होती है, ठीक है, इसी के बेसिस पे वो होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बाबू, कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न की अगर बात करूं मैं तो क्रॉपिंग पैटर्न यहां पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए लिखना कैसे है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जैसे मैं लिखा हूं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आप जो है कि चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंजेस करके भी लिख सकते हैं, आप और बेहतरीन जो है कि लिख पाएंगे। नेक्स्ट है फसल पद्धति यानी क्रॉपिंग सिस्टम। एक कृषि प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में फसलों को उगाने और प्रबंध करने के तरीके, विधियां और उनके अनुक्रम को निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि, जल, पोषक तत्वों और अन्य संसाधनों का सही उपयोग करते हुए उत्पादन को अधिकतम करना होता है। देखिए आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज है, ये किसी भी किताब का लैंग्वेज नहीं है, ये आप अपने लैंग्वेज से लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा जब आप लिखेंगे तो कोई सी भी टीचर को एक जेन्युइन आंसर इसमें दिखाई देगा। क्या था इसमें क्रॉपिंग सिस्टम, एक कृषि की प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में फसलों को उगाने और प्रबंध करने के तरीके, विधियां और उनके अनुक्रम को निर्धारित किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे उगाना है, ठीक है, क्या तरीका है, कौन सी विधि है, ठीक है, किस सीक्वेंस में उसको उगाएंगे, इन सारी चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है भूमि, जल और पोषक तत्वों और अन्य संसाधनों का सही उपयोग, ठीक है। एक क्रॉपिंग सिस्टम जब बनेगा तब आप क्या करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो है कि भूमि का कैसे उपयोग करना है, जल का कैसे उपयोग करना है और उसमें जो पोषक तत्व है उसका कैसे उपयोग करना है, ठीक है। फसल पद्धति था, क्रॉपिंग सिस्टम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मृदा अम्लता के 2 प्रभावों को लिखिए। तो देखिए मृदा अम्लता के 2 प्रभाव, आइए शुरू करते हैं। मैं आज ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन आंसर जो आपका रेडी करके लाया हूं, ठीक है, यही क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि जो है कि अब आपका जो एग्जाम है उसका समय बहुत ही नज़दीक है। अब आपको समझने से कुछ नहीं होगा, इन क्वेश्चंस को आपको याद करना होगा। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी पैटर्न पे आपको लिखना भी होगा। आप जितने अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे और इस सीक्वेंस को समझेंगे कि कैसे कैसे इसको लिखा गया है, ठीक है, किस किस चीज़ को फॉलो किया गया है, तो आप जो है कि जरूर एक बेहतरीन यहाँ पे आंसर राइटिंग करके आएंगी अपने 2025 के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे ताकि जिनका भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनकी अब प्रिपरेशन हो जाए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि अभी तक जो है कि कहीं भी एग्रीकल्चर की जो है कि क्लासेस उनको जहाँ भी मिली हो अच्छी तरीके से नहीं मिली है, जो सब्जेक्टिव्स है उसको नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे अब आपको सब्जेक्टिव्स प्रॉपर वे में देखने को मिलेगी। हम लोग लगातार 10 दिन के सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्टिव मोस्टली हमारा जो सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान रहेगा, जिस पे फोकस रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपका जो है कि मोस्टली हम लोग ध्यान देंगे और आपकी 2025 के एग्जामिनेशंस में आपकी मदद करेंगे। एक बेहतरीन आपका जो है कि ये साल जाए, आपके एग्जामिनेशंस जाए और आप जो है कि जब अच्छे नंबर से पास होंगे तभी आप BCEC, CUET और ICAR के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो आके ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे।
या ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। यूट्यूब चैनल पे बने रहें, यहाँ पे आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मृदा अम्लता की बात कर रहे थे हम लोग। तो मृदा अम्लता का फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता पर कई प्रभाव पड़ते हैं। इसके दो मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। देखिए जो मृदा अम्लता होती है, जो एसिडिक मृदा होती है, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन कितने पूछा है, 2 प्रभाव पूछा है। हमने एक सीक्वेंस में बनाया कि मृदा अम्लता का फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता पर कई प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन इसके जो 2 मुख्य प्रभाव हैं वो निम्नलिखित है और उसको हमने लिखा है। पहला क्या है हमारा, पहला है मृदा अम्लता के कारण फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम की उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एसिडिक सॉइल जब हो जाता है तो इन सारी चीज़ों की उपलब्धता क्या होती है, कम हो जाती है भूमि में। ठीक है, दूसरा भैया क्या है, दूसरा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में कमी, जिससे जैविक पदार्थों का अपघटन प्रभावित होता है। देखिए जब सूक्ष्म जीव जब सक्रिय नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनिक जो आपका यहाँ पे जो भी पदार्थ है, ठीक है, वो क्या है, उसका घटन जो है कि प्रभावित होने लगा। वो जब सक्रिय नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ को आप घटित नहीं कर पाएंगे और आपका जो है कि इसमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, फसलों की उपज और गुणवत्ता में गिरावट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अधिक चूना उपयोग के मिट्टी पर 2 प्रभावों को लिखें। हमने अभी क्या देखा, अम्लीय मृदा के 2 प्रभाव देखे, अब हम लोग चूना की 2 प्रभाव देखेंगे। अधिक चूना उपयोग का मिट्टी पर निम्नलिखित 2 प्रभाव हैं। ठीक है, क्या है, पहला मृदा क्षारीयता में वृद्धि। क्या होता है, मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में चूना डालने से मिट्टी का पीएच स्तर बढ़कर क्षारीय हो सकता है। ठीक है, या हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है, ये हमारा पहला कारक था। दूसरे कारक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरा कारक, अत्यधिक क्षारीय मिट्टी में पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे फसल वृद्धि कम होती है। ठीक है, चूना की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जो आयरन है, जो मैग्नीज है, ठीक है, जो जिंक है, इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी उपलब्धता जो है कि कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो फसल की वृद्धि में निश्चित है कि वृद्धि कम होगी। ठीक है, इसका उत्पादकता कम होगा। इसके बाद बात करते हैं कि मिट्टी के संरचना गुणों पर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब चूना की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है भैया, मिट्टी की जो संरचनात्मक गुण होता है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। चूने की अधिकता से मिट्टी का भौतिक और रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, जिससे मिट्टी कठोर हो जाती है और जल निकास प्रभावित हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर चूना की मात्रा बढ़ा, तो जब चूना की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी मिट्टी क्या होगी, कठोर हो जाएगी। और जब कठोर हो जाएगी तो जल निकासी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। जब कठोर हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन उसका कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, जल निकासी प्रभावित हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पौधों की जड़ों का विकास और पानी अवशोषण बाधित हो जाता है, जिससे आपका पौधा क्या होता है, विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए ये जो भी चीज़ें मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी बोर्ड्स के हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुके हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं आएगा, आप ये सिर्फ आपके 12th के लिए आंसर राइटिंग नहीं है। जब आप बीएससी में जाइएगा और जब आप प्रैक्टिकल्स लिखिएगा, किसके बेसिस पे प्रैक्टिकल्स लिखिएगा, आपको प्रैक्टिकल्स के लिए क्या आना चाहिए, आंसर राइटिंग आना चाहिए। जब आंसर राइटिंग आएगा तभी आप उसको लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक खेती के लिए उपयुक्त 2 कीटनाशी और फफूंदनाशी का नाम लिखे। जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशियों के स्थान पर प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित 2 कीटनाशी और फफूंदनाशी हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लेके आते हैं और इन्हीं ऑर्गेनिक जो है कि इंसेक्टिसाइड के 2 नाम लिखने हैं और जो है कि आपके फंगिसाइड के। पहला है हमारा भैया इंसेक्टिसाइड, ट्राइकोग्रामा जो होता है, ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का सूक्ष्म आकार का परजीवी है। ठीक है, जिसका उपयोग जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक जैव
नियंत्रण एजेंट के रूप में फसलों के लिए हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करने में मदद करता है। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फंगिसाइड है, ठीक है, वो फंगिसाइड का क्या रोल होता है। फंगिसाइड जो हमारा होता है ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा, इसके पहले क्या था, ट्राइकोग्रामा था, ठीक है, वो क्या था, वो हमारा इंसेक्टिसाइड था, वो इंसेक्टिसाइड था हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फंगिसाइड है। फंगिसाइड क्या करता है, फंगस को मारता है। तो ट्राइकोडर्मा जो है यह एक लाभकारी फफूंद है जो कि हानिकारक फफूंद को बढ़ाने से रोकती है। यह जड़ सड़न, तना सड़न और पत्तियों की बीमारियों के लिए प्रभावी है। देखिए क्या होता है, जब फंगस आप में लगते हैं तो फंगस क्या होता है, आपके पौधे के सबसे मेजर चीज, आपके जड़ को सड़ाता है, ठीक है, तना को सड़ाता है और आपकी पत्तियों को गलाता है, ठीक है। आइए इसको एक बार और देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, जैविक खेती के लिए क्या पूछ रहा था, जैविक खेती के लिए 2 कीटनाशी और फफूंदनाशी का नाम लिखे। पहला हमने बताया कि यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है आपको, जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशियों के स्थान पर प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित 2 कीटनाशी और फफूंदनाशी हैं। तो किसका 2 आपके जो कीटनाशी और फफूंदनाशी हैं वो कैसे हैं, वो जो है कि पहला आपका जो है कि कीटनाशी ट्राइकोग्रामा है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म आकार का परजीवी है जिसका उपयोग जो है कि हम लोग जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए करते हैं। यह प्राकृतिक जैव, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नियंत्रण एजेंट के रूप में फसलों को हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करने में मदद करता है। यह क्या करता है, जब हानिकारक कीट लगते हैं तो उनके अंडों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये कीटनाशी था, जैविक कीटनाशी। अगर हम जैविक फफूंदनाशी की बात कर लेते हैं तो फफूंदनाशी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ट्राइकोडर्मा है। यह एक प्रकार का लाभकारी फफूंद है जो कि यहाँ पे क्या करता है, हानिकारक फफूंद को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। यह जड़ सड़न, तना सड़न और पत्तियों की बीमारियों के लिए प्रभावशाली है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन सारी चीज़ों से बचाता है और फफूंद लगने से आपके फसल में ये क्या करता है, बचाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लिखना है भैया हमें कि जैविक खेती के लाभ क्या है। ये तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे जीवन में क्या लाभ है, कैसे इससे हमको जो है कि फायदे पहुंचते हैं। तो जैविक खेती के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है कि जैविक खेती की रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण कम होता है। आपको पता ही होगा कि जैविक खेती में हम लोग क्या करते हैं, जैविक तरीके से हर एक चीज़ का उपयोग करते हैं। जितने भी रासायनिक चीज़ें होती हैं, रासायनिक चीज़ों को हम लोग यूज में नहीं लाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी मिट्टी है, इससे जो पानी है, जो वायु है, ये सब प्रदूषण से बचते हैं, ठीक है। रासायनिक चीज़ों से जो भी चीज़ें प्रदूषित होते रहती हैं वो इन सब चीज़ों से बचती हैं। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है और आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा है, यह मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करता है। रासायनिक चीज़ों से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, केमिकल्स की वजह से। इसके बाद हम लोग और बता देते हैं थोड़ा सा, जैविक खेती में जैविक खाद, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है जो मिट्टी की संरचना और उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है। सबसे ये क्या है, जब जैविक खेती का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मिट्टी की संरचना और उर्वरकता को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है जिससे भूमि उपजाऊ रहती है। क्या होता है, जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, वो जो है कि असक्रिय हो जाते हैं, और जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं और अच्छे प्रकार से इसमें कार्य करने लगती हैं, ठीक है। कलम बंधन क्या है भैया, आइए अब आगे हम लोग हॉर्टिकल्चर में कलम बंधन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कलम बंधन क्या है, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। आखिर कलम बंधन क्या कलम को बांधना है, तो नहीं, कलम को नहीं बांधना है। आइए देखिए यहाँ पे कलम बंधन क्या होता है। आपने देखा होगा कि कलमी पौधे होते हैं, ठीक है, जो कलम काट के लगाए जाते हैं और उन्हीं पौधों को हम लोग कलमी पौधे बोलते हैं। ये आपके घरेलू लैंग्वेज में आपको जो है कि देखने को मिलता होगा। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि कलम बंधन क्या है। कलम बंधन
एक बागवानी की एक ऐसी कला है जिसमें दो विभिन्न पौधों के अलग अलग भागों को इस तरह से जोड़ा जाता है बाद में वो नए पौधे के रूप में अपना विकास कर सके। इस विधि में पौधे के दो भाग को उपयोग में लाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सांकुर साक्ष। ठीक है, सांकुर साक्ष जो होता है आपका वो क्या होता है? स्टेम होता है। कलम के ऊपरी भाग जिसे मूल वृंत यानी रूट स्टॉक बोलते हैं पर लगाया जाता है, जो कि तना, टहनी और शाखाओं के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, जो आपका सांकुर शाख होता है ये रूट स्टॉक के ऊपर यानी जो है कि मूल वृंत के ऊपर लगाए जाते हैं, जो कि तना, टहनी और शाखाओं के रूप में विकसित होते हैं और फल पकड़ते हैं। उन्हें ही क्या बोलते हैं? हम सांकुर शाख बोलते हैं। दूसरा है हमारा मूल वृंत। ये क्या है? ये रूट स्टॉक है, कलम का वह भाग जिसमें सांकुर लगाए जाते हैं, जो कि जड़ एवं धड़ के रूप में विकसित होता है, मूल वृंत कहलाता है। ठीक है, ये देख लिए होंगे, आप समझ गए होंगे कि कलम बंधन जब हम लोग करते हैं उसमें हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक रूट स्टॉक की, एक स्टेम की। जो स्टेम होता है उसे सांकुर बोलते हैं, जो हमारा रूट स्टॉक होता है उसे मूल वृंत बोलते हैं। इन दोनों को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है कि आगे चल के वो दोनों मिलके क्या बोले, नए पौधे का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लैंगिक प्रवर्धन के दो हानियों को लिखें। आंसर क्या होगा हमारा कि लैंगिक प्रवर्धन के हानियां निम्नलिखित हैं, या लैंगिक प्रवर्धन के दो हानियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ये होगा इस प्रवर्धन से पौधे की किशोरावस्था देर तक बनी रहती है और फलन भी काफ़ी देर से प्रारंभ होता है। बिज्जू के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, बिज्जू आम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें क्या होती है कि उसकी जो किशोरावस्था होती है वो बहुत दिन तक बनी रहती है, फलन भी उसमें बहुत लेट से आता है आपके। ठीक है, इसके बाद ऐसे पौधे अपने मातृ वृक्षों की समान गुण वाले नहीं होते हैं। जो भी बिज्जू आम होता है तो उसकी जो पहले जो मातृ वृक्ष थी उससे उसका साइज जो है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, छोटा दिखता है हमको। उसके बाद लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधे की आकार और फैलाव अधिक होता है। जो भी पौधे, ठीक है, जो कि लैंगिक तरीके से उगाई जाती हैं उसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो फैलाव होती है वो बहुत बड़ी होती है। जब भी आप बिज्जू आम देखते होंगे तो उसका फैलाव आप देखते होंगे, फैलाव बिज्जू आम का बहुत बड़ा होता है, वो बहुत लंबी होती है। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड की बात कर लूँ, किसी ग्राफ्टेड पौधे की बात कर लूँ, तो ग्राफ्टेड पौधा बहुत ही छोटा होता है और छोटे ही जगह में वो क्या करता है, फल भी जल्दी देता है। ठीक है, जगह भी कम लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग जो है कि चीज़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नींबू का उपयोग है। तो ये आज 12 क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए। ऐसे ही नेक्स्ट अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, ये ओनली शॉर्ट से। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताएंगे कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को जो अलग अलग शीर्षकों के जो टॉपिकों पे दिया हुआ है उसको आपको कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आप लोग एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बच रहे हैं उसको बताएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताएंगे, एमसीक्यू बताएंगे। आपको एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस डेली मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको मदद मिल पाए कि आपको जो है कि 2025 एग्जामिनेशंस में कोई भी दिक्कत ना हो आपके जो है कि आंसर राइटिंग में, और आप एक बेहतरीन नंबर जो है कि पा सके एग्रीकल्चर में दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उसको हम लेके आएंगे। या अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। जैसा आप लोग बताएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।